आज बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या 2019 में किसी पार्टी को पूरा जनादेश नहीं मिलेगा? अब की बार क्या अटकेगी सरकार? 272 का आंकड़ा कौन पार करेगा? किसके दावे में कितना है दम? तो आज इन्हीं सवालों के साथ हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठे हैं। हम आपको उन नेताओं की बातें बताते हैं जिनके बयानों की वजह से आज ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या किसी पार्टी को पूर्ण जनादेश नहीं मिलने वाला है। We are very confident. We are confident of securing majority, absolute majority, either independently, BJP itself, or at least together with our NDA alliance partners. We are quite confident of securing the majority. कि सपा और बसपा मिलकर के फैसला लेंगे आने वाले समय में कौन सी नई सरकार बने, देश का कौन नया प्रधानमंत्री बने, उसके लिए भी सपा बसपा और आरएलडी मिलकर के फैसला लेंगे। आज जो परिस्थिति केंद्र सरकार के अंदर है, इन चुनावों के अंदर ऐसा नजर आता है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। तो मोदी अमित शाह की जोड़ी को, भाजपा को छोड़ के जिसकी भी सरकार बनेगी, हम ये उम्मीद करेंगे ये 7 सीटें जो दिल्ली की हैं, ये 7 सीटें केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इन 7 सीटों के बल पे केंद्र सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, और इन 7 सीटों का समर्थन तभी मिलेगा जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये मोदी का जो नारा लग रहा है, वो नारा बता रहा है कि 23 मई 19 को नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो इस बार 272 का आंकड़ा कौन करेगा पार? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी से, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस के, राजीव रंजन, नेता जेडीयू से, नवाब मलिक, एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बाकी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे हम आपसे उनका तारीफ कराते रहेंगे। सबसे पहले राजीव जेटली जी, क्या आपकी पार्टी को यह विश्वास नहीं है कि 272 का आंकड़ा इस बार आप लोग पार कर लेंगे? का नहीं, हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। हमें पूरा पूर्ण विश्वास है और देश की जनता हमारे साथ है। देश की जनता हमें मैंडेट दे रही है। देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, इस तरीके से एक ईमानदार प्रधानमंत्री ऐसी डिलीवरी भी कर सकते हैं। वो महसूस किया उन्होंने और अपना मैंडेट दे रही है। ये सभी राजनीतिक दल जो आज आंकड़ों की, गठबंधन की, महागठबंधन की, मिलावट की ये जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, इसके पीछे बिल्कुल साफ संदेश है। उत्तर प्रदेश में ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। पूरे देश के अंदर कई तो ऐसे राज्य हैं जहां पर शायद एक भी सीट कोई दूसरा राजनीतिक दल ना निकाल पाए। बहुत सारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजीव जी, ऐसे कितने राज्य हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तमाम सीटें मिल जाएंगी? जहां पर एक भी सीट कोई। जी ठीक है, मैंने आपको बताया ये कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट किसी राजनीतिक दल को नहीं जा रही है। ठीक है, तो राजीव जेटली जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है, हम नहीं कर रहे हैं जी, ये बात हमारे विपक्षी दलों को मालूम है। राजीव जेटली जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राम माधव को क्या हो गया है? वो क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर 271 सीट हासिल नहीं कर पाएगी, तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके सहयोग से हम सरकार बनाएंगे? यानी कि आपको विश्वास है और राम माधव को विश्वास नहीं है? देखिए, पहली बात यह कि चाहे हमारी सीटें 300 से ऊपर आए, तब भी हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनको वही मान सम्मान मिलेगा। उसी सम्मान के साथ वो गठबंधन के साथी बन के सरकार बनाएंगे। हमारी राम माधव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और अपने गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी सीटें 300 प्लस हो जाएंगी तो गठबंधन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गठबंधन के साथी जो हमारे साथ रहे हैं, राजीव जी, आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं के साथ ये सरकार, और वो बयान लगातार आप देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर चल भी रहा है, लेकिन एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो डिफेंड करने में अपनी पार्टी को, राम माधव को और खुद को। राम माधव ने कहा कि यदि हम अपने दम पर 271 सीटें हासिल करते हैं तो बहुत खुशी होगी, अन्यथा एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर आराम से सरकार बनाएंगे। इससे पहले आपके ही नेता हैं
सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो कहते हैं अगर बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक नहीं किया होता तो बीजेपी को बड़ी मुश्किल से 160 सीटें मिलती। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी 220 से 230 पर सिमटती है तो मोदी पीएम नहीं बनेंगे। ये आपके नेताओं को इतना अविश्वास क्यों है? क्यों आपको लग रहा है कि आप लोग इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे? यह मैं समझना चाहता हूं। आपने आगे भी और कोट करना चाहिए था। माननीय अमित शाह जी ने कहा हम 300 प्लस सीटें लेंगे, मोदी जी ने कहा हम 300 प्लस सीटें लेंगे। हमारा एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता, एक एक सांसद विधायक कह रहा है हम 300 से प्लस सीटें लेंगे। अगर इस तरीके के बयान आपने कोट करने हैं तो बयान तो आगे भी कोट कर सकते थे। मुद्दे की बात केवल इतनी है, मैंने आपसे कहा कि फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये एहसास सभी विपक्षी दलों को भी हो चुका है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी, आप सोचिए कभी आपने ऐसी कल्पना करी थी कि लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव में 5-6 ऐसे राज्य हों जहां पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी सीट ना आ रही हो? ऐसा माहौल हो चुका है इस टाइम देश के अंदर कि कुछ राज्यों के अंदर एक भी सीट किसी राजनीतिक दल को नहीं जा रही है। तो ऐसा माहौल तो पहली बार देखने को मिला। इसका जवाब राजीव जी, इसका जवाब मैं आपको दूं, मेरी 2 ले लो, मेरी 3 ले लो। इसका जवाब मैं आपको दूं इससे पहले आपके ही नेता राम माधव ये कह देते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो कामयाबी पिछली बार हमें मिली थी जरूरी नहीं है वो दोहराएं हम। तो ये आप जो कह रहे हैं उसको वो खारिज कर दे रहे हैं अपने बयानों से। अब ये 2 बयान आपकी पार्टी के अंदर से ही क्यों आ रहे हैं, इसका आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। मैं तो आपसे जवाब चाहता था। राजीव जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। रोहन गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रोहन जी, अब बीजेपी के नेताओं को यह लगने लगा है जब 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं कि पार्टी शायद बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी अपने दम पर, इसलिए एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर ही सरकार बनानी पड़ेगी। क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अगर 424 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम बहुमत हासिल कर सकते हैं? देखिए, पहले मैं राम माधव जी की बात कर दूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और जहां पे भी गठबंधन की बात होती है राम माधव जी हमेशा आगे होते हैं। उनके मुंह से हकीकत निकली है, भाजपा के प्रवक्ता को स्वीकार नहीं करना है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से मोदी जी शिरोमणि अकाली दल के नेता के पांव छुए या बहन ममता मायावती जी के लिए उन्होंने बहुत नर्म तेवर अख्तियार किया, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम वेस्ट बंगाल से एमपी या एमएलए उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट है। क्योंकि पकोडानॉमिक्स और भगोडानॉमिक्स अब बुरी तरह फेल हो चुका है। जमीनी हकीकत कुछ और है। ये लोग 300 पार 200 पार, मुझे लगता है इनका अहंकार चले तो 200 543 पार भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर आप जमीनी तौर पे देखें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें जो एक बहुत बड़ा आपने भी बता दो, 2014 की जीत में बहुत अहम रोल प्ले किया। वहां पे बीच में मत बोले आप, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे मालूम है आपकी बौखलाहट होने वाली है। हर भाजपा का नेता बौखलाया हुआ है। आपने भी बता दो ना एक बार कि हम लोग हार सकते हैं। तभी तो यही कुछ किया होता तो क्लियर होगा ना किसको कितनी सीटें आ रही हैं। कुछ करते तो आपका ये हाल नहीं होता। आप कुछ करते तो ये हाल नहीं होता। आपके अहंकार की बुरी तरह हार होने वाली है। अरे मैं कह रहा हूं अपनी तो बता दो मेरे भाई, अपनी भी बता दो एक बार। तो आपका ये हाल क्यों घबराते क्यों बताने में वाले हो बुरी तरह। आप गिनते जाओ क्या हाल होता है, देखते जाइए आप। आपकी बौखलाहट दिखने वाली है 23 को, आप बुरी तरह हारोगे। जिस प्रकार से आपके नेता का बर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से एक बौखलाहट हो रही है, स्मृति ईरानी का बयान देखो, जिस प्रकार से अरे बता दो तो मेरे भाई, ये चीज क्या कितनी सीटें लोगे? 40 क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे इस बार? इतनी बुरी हार होगी। अरे तो आपकी तरह हम अहंकारी नहीं है। हम देश की जनता पे भरोसा रखते हैं। देश की जनता को लगता है कि आपने काम किया है तो वोट देगी, तो बता तो दो। फेंकेगी। ये अहंकार नहीं चलेगा राजीव जी, किसी का नहीं चला। आप काम करते हैं, घबराहट है आपके अंदर। जनता बोलेगी, आप अपनी फिगर भी नहीं बता सकते। आपसे ज्यादा आएगी हमारी, आपसे ज्यादा आएगी हमारी, आपसे ज्यादा आएगी हमारी, आपसे ज्यादा आएगी, आपसे ज्यादा सीट आएगी, देख लेना आप। ठीक है, लेकिन मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, ये अहंकार मत रखो, ये चलने वाला नहीं। रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके ही नेता कहते हैं कि इस बार हम 272 का आंकड़ा तो नहीं पार कर पाएंगे, ये हम जानते हैं, इसलिए सरकार गठबंधन की बनेगी। फिर आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 272 सीटें आप लोग हासिल कर पाएंगे? देखिए, पहली बात, हम कांग्रेस नहीं तो वोट कटुआ पार्टी है, वोट कटुआ। हमने कभी वोट कटुआ से आप कैसे पूछ सकते हैं बीच में? अरे देखिए, आप वोट कटुआ नहीं, आप जेब कटुआ पार्टी हो। जनता की जेब काट ली आपने।
आप जेब कटुआ पार्टी हो, सुनाई नहीं देगा। कटुआ पार्टी है ना आप। सबसे बड़ी चीज हम तो नहीं बोलते ना, प्रियंका गांधी जी बोल रही है अब एक राष्ट्रीय पार्टी वोट कटुआ पार्टी बन के रह गई है। पार्टी हो, जनता की जेब काट ली, जीएसटी में काट ली, नोटबंदी में काट ली, आपका अहंकार मालूम चलेगा आपको। 23 को हम आप आ ही नहीं पाओगे डिबेट में, ये बुरा हाल होने वाला है। जनता खींच के थप्पड़ मारने वाली है आपके अहंकार को। इतना अहंकार मत रखिए आप। हम लोग अहंकारी नहीं है। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा जनता फैसला लेगी। अरे जीएसटी में 18% काटा था, 3 राज्यों में आपने 18% काट के जनता ने आपको वोट दिया। 3 राज्यों में हार से भी नहीं सुधरे आप लोग कि अहंकार बुरी बला है। और अहंकार करो, हमारे लिए अच्छा। एक सेकंड राजीव जी जरा सुनिए। रोहन गुप्ता, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका अगर आप जवाब दें एक लाइन में तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बाकी मेहमान है उनसे, उनके पास जवाब दे रहा हूं। रोहन गुप्ता जी, 272 सीटें कांग्रेस ला रही है क्या? जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। बिल्कुल, देखिए मैं अहंकार की बात नहीं करूंगा, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जितनी भाजपा की सीट आएगी उससे कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आने वाली है। पूर्ण बहुमत ये जनता बताएगी। हमको विश्वास है जो हमने 3 राज्यों में सरकार दी है वहां हमने काम किया, जनता हमको आशीर्वाद देगी, ये हमको भरोसा है। पर हम भाजपा की तरह अहंकार नहीं है। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारा, ठीक है सर। रोहन जी वापस कांग्रेस का कल्चर नहीं, वापस आऊंगा रोहन जी आपके पास, फिर बोलिएगा। राजीव रंजन जी, अगर बीजेपी को लगता है कि वो अपने दम पर सरकार बना ले, एक भी सीट नहीं आ रही। एक सेकेंड राजीव जी, अब मैं आपके सहयोगी हैं राजीव रंजन जी, उनके पास ही जा रहा हूं। वो आपके फेवर में ही बोलेंगे, वो आपके फेवर में ही बोलेंगे। राजीव जी 1 मिनट शांत हो जाइए। तो आप रोहन गुप्ता प्लीज। राजीव जी, अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी, 5 दौर का चुनाव निपट चुका है, 5 चरण निपट चुके हैं, सवाल यह है कि बीजेपी को यह आत्मविश्वास उस वक्त नहीं था जब बिहार में आपके साथ चुनाव लड़ने जा रही थी, तो 5 सीटें अपनी घटाकर और आपके साथ चुनाव गठबंधन में लड़ने के लिए बीजेपी उतरी मैदान में। आज बीजेपी को अगर इतना आत्मविश्वास है और प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि हम 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे, जबकि दूसरे नेता महासचिव हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रोड चलता सड़क चलता हुआ नेता है, महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी अपने सहयोगियों की। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास दिखा रही है जो अभी नेता बैठकर बोल रहे हैं, या फिर वो नेता सही हैं जिनको लग रहा है नहीं सहयोगियों के बिना काम नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई बड़बोला दावा, अब जब चुनाव के 5 चरण पूरे हो गए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। बुनियादी तौर पर आपने 17 सीटों की बात की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें जितनी थी या अलायंस 40 सीट जितना चाहती है, ये ज्यादा अहम था। और मैं आपको बता दूं 2009 में तो हम 25 सीटें लड़ रहे थे। तो ये अलायंस पॉलिटिक्स में जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर सीटों का तालमेल होता है, और बिहार में जो समन्वय और सामंजस्य है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है और बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए बिहार में कर रही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, राम माधव जी के जिस बयान की चर्चा हो रही है, शब्दों के चयन में कई बार नेताओं से हो सकता है असावधानी बस उन्होंने जो कुछ कहा हो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ दूसरे तरीके से लोग कर रहे हो। लेकिन एक जनता पार्टी है, एक बार एक लाइन बोलने में कोई नेता गलत शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन देखिए मैं उनका उसी इंटरव्यू के दौरान की जो उनकी दूसरी बात है, यानी कि उनका जो दूसरा बयान है वो भी है, वो कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो कामयाबी हमें पिछली बार मिली थी वो जरूरी नहीं इस बार मिल जाए। और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है सर, बात यह भी है कि कांग्रेस के नेता भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि हम 272 सीट का आंकड़ा नहीं 272 का आंकड़ा नहीं छू सकते हैं। इसके अलावा संजय राउत हैं शिवसेना के, जो आप लोगों के सहयोगी हैं, वो भी कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई एक पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। तो क्या ऐसा हम मान लें, समझ लें कि कोई एक पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है? इस बार सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ने ही वाली है किसी भी पार्टी को। देखिए, एक अलायंस इसीलिए बनता ही है कि हम एक दूसरे का साथ देकर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, और लीड पार्टनर को अगर सीटें पर्याप्त नहीं मिले तो सहयोगी दलों के साथ मिलकर के एक लोकप्रिय, स्थायी, प्रभावकारी सरकार हम बना सके। लेकिन जो पूरे देश की जमीनी स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उसको पूरा करती हुई दिख रही है। जहां तक बाकी सहयोगी दलों का सवाल है, जेडीयू पिछले बार नहीं थी, जेडीयू अब जब जुड़ी है, और कई ऐसे उनके जैसे तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस में है।
तो परिस्थितियां मुझे तो पहले से बेहतर दिख रही हैं। और ये प्रो इनकम्बेंसी जो एक वातावरण पूरे देश में है, लोगों को ये लगता है इस सरकार ने अच्छा काम किया है, एक मौका और उनको मिलना चाहिए। और इसीलिए चलिए, आपका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है सहयोगी होने के मोदी जी के मुकाबले में कोई दूसरा बीजेपी के नेता को ही इतना अगर विश्वास नहीं है कि उसकी पार्टी 272 हासिल कर लेगी सीट या आंकड़ा छू लेगी 272 का, तो ये फिर बीजेपी को सोचना चाहिए। आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन नवाब मलिक साहब, अगर बीजेपी 272 सीट हासिल कर लेती है, उनके सहयोगियों को भी लगता है कि 272 सीट हासिल कर लेगी बीजेपी, एनसीपी या फिर बाकी जो गठबंधन अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं, फिर उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, ऐसा है, अमित शाह जी हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, जिस तरह से दावे कर रहे हैं, एक हारा हुआ जनरल आखिरी समय तक कहता है कि मैं युद्ध जीतने वाला हूं। लेकिन ये सच्चाई है, देश में जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, देश में ना एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, ना यूपीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। देश में दोनों गठबंधन 200 के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो अलग दल हैं, जो दोनों दलों के साथ नहीं है, ऐसे लोगों की भी देश में कम से कम 150 के करीब, 125 से 150 सीटें आने वाली। वही निर्णायक स्थिति में रहेंगे। देश किसी भी पक्ष को बहुमत नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। अब यहाँ पे कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, अरे भाई कहाँ जीत रहे हो? वोटों का बंटवारा आपकी जीत का मंत्र था। यूपी में वोट बढ़ गया, बिहार में बढ़ गया, अन्य राज्यों में बढ़ गया, आप जीत गए। वोट नहीं बढ़ पा रहा है तो कम से कम यूपी, बिहार, झारखंड में 75 सीट भारतीय जनता पार्टी की कम हो रही है। महाराष्ट्र में कम से कम 18 सीटों पर हार रही है। देश में बीजेपी स्वयं 130-35 सीटें उनकी कम हो रही है, तो ये 150 के आगे जा नहीं पाते। पूरा इनका गठबंधन 200 क्रॉस नहीं कर पाएगा। देश जो खड़ा है, किसी भी दल को या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। ठीक है, करना पड़ेगा। नतीजों के बाद बैठ के नए तरीके के समीकरण बनेंगे और देश में सरकार बनेगी। ठीक है सर। अब्दुल हाफिज गांधी साहब भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, आपने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, बीएसपी, एसपी और आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के साथ आप नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस से दूरी बनाकर आप रख रहे हैं। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस आपको अपने साथ ले लेगी, या फिर आपको कांग्रेस का सहयोग कर देना चाहिए? ये रास्ते आपने खुले रखे हैं क्या? देखिए, अभी की मैं बात करूंगा। अभी हमारा जो गठबंधन है वो सापा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन है। ये जो सारे फैसले हैं ये नीतिगत फैसले हैं, ये चुनावों के बाद होंगे, पोस्ट इलेक्शन होंगे, और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है गठबंधन का वो इस पर फैसला लेगा। लेकिन जहां तक आज की चर्चा का विषय है, तो मैं समझता हूं कि इस पूरे एनालिसिस करने के लिए हमें ये देखना होगा ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ये स्टेटमेंट दिया है राम माधव जी ने, जिनकी पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग जो है वो आरएसएस में हुई है। आरएसएस में एक इंपॉर्टेंट पद पर रह चुके हैं, उसके बाद आरएसएस इनको बीजेपी में लेकर आई है और बीजेपी का महासचिव बने हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी जे-एंड-के में सरकार बनाने में, वहां गठबंधन करने में। इसके बाद इनको नॉर्थ ईस्ट का चार्ज दिया गया और नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने काम किया और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। और विदेश नीति में इनका अच्छा खासा, मैं समझता हूं कि जो नीतियां हैं उसमें दखल है। तो एक स्टेटमेंट एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है जो आरएसएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके स्टेटमेंट को कोई भी नकार नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं नकार सकते, क्योंकि वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। और उनके शब्द देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर 271 भी मिल जाए तो हमें खुशी होगी। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, आज वो कह रहे हैं कि 271 तक हम नहीं पहुंच सकते। हम गठबंधन के समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राम माधव की बात को हम नकार नहीं सकते, इसको मान के चल रहे हैं। राजीव जी, और अगर आप कह रहे हैं कि उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन आपकी पार्टी कुछ और सोच रही है और आप कुछ और सोच रहे हैं। सर, क्या ये आपकी मजबूरी है कि टीवी पर बैठकर आप बोल नहीं सकते, इसलिए नहीं बोलेंगे? और जैसा कि नवाब मलिक साहब ने कहा कि आखिरी वक्त तक जनरल कहता है कि हम युद्ध जीत रहे हैं, वही कोशिश चल रही है क्या? आपने राम माधव जी की स्टेटमेंट बार बार दिखा रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट में दो ही बातें हैं, या तो हमें बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो गठबंधन के साथ जाएंगे, मिलेगा तो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इसमें तीसरी बात कहां आती है बताइए? बाकी सब राजनीतिक दल जो चर्चा कर रहे हैं,
इसमें तीसरी बात कहाँ आती है कि हम उन्होंने ये भी कहा है कि हर नेता को ये समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि हम 300+ सीटें लेंगे, पहले का रिकॉर्ड हासिल नहीं किया जा सकता। अरे दूसरा स्टेटमेंट भी तो देखिए ना, उन्होंने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हम पहली वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि हम 271 तक का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं तो आप अगर इतना अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं 2014 के बाद जो आपने मिशन 2072 पार दिया था, अगर इसको आप छोड़ दें तो जितने भी आपने मिशन बनाए हैं, चाहे वो कर्नाटक के अंदर बनाए हो, गुजरात के अंदर बनाया हो, आपने कहीं पर भी जो मिशन बनाया हो, आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। आप हर जगह जो है मिशन से कम सीटें लाए हैं। गुजरात में आपकी कम सीटें आई, जबकि डबल इंजन की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात से आते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे, और गुजरात में डबल इंजन की सरकार के बाद आपकी सीटें कम हो जाती हैं। कर्नाटक में आप हार जाते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हार जाते हैं, जबकि आपके हिसाब से आपके जो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी देखरेख में अगर आप स्टेट के बाद स्टेट हार रहे हैं अब, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, और इसी संदर्भ में राम माधव जी के स्टेटमेंट को हमें देखना चाहिए। ठीक है, राजीव जी बोलिए। अब मैं केवल ये जिन्होंने इतनी लंबी चौड़ी अपना भाषण दिया, उस भाषण के पीछे का उद्देश्य देखिए क्या था, कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमें खुश होने का मौका दे दीजिए। दिल बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल भी अच्छा है कि राम माधव जी ने कहा कि हम फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। फुल मेजोरिटी में नहीं आ रहे तो गठबंधन के साथ आ रहे हैं, और ये जो लोग सब बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो कहीं आ ही नहीं रहे हैं। ये तो कहीं पिक्चर में नहीं है, कहीं सूरत में नहीं है। अब इनसे पूछिए, मैंने यही तो बात पूछ रहा हूँ, बार बार पूछिए। अभी एक भी अरे आप सिंपल क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बात करें ना, गलत बोल रहे हैं, अपनी बात मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। इतना बोल दीजिए कि क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हैं? अरे भैया आपका तो सुपड़ा साफ हो गया, आप तो गए, भारतीय जनता आप तो गए, आपके पास तो ना नेता है ना नीति है। बताइए अपने नेता का नाम बताइए। चलो, अरे अपने नेता का नाम बताओ ना, अपने नेता का नाम बताओ। कौन है आपका नेता? और इसीलिए आप गठबंधन को साफ छूंदर और पता नहीं किसके तरफ को बांट दे रहे हैं। खुद के ये जनता आपको उत्तर प्रदेश की दिखाई को भी झूठा देखिए, कर रहे हो। ये देखिए इनकी बौखलाहट इसी बात से झलक रही है। माधव जी को नकार दीजिए ना। चर्चा वो करना चाहते हैं जो इनकी कपड़े समझ नहीं है, इनके कपड़े ना ऊपरी ऊपरी चर्चा करना चाहते हैं। उनको नकार चर्चा जैसे ही थोड़ी बढ़ाते हैं इनके कपड़े उतर जाते हैं। दिक्कत ये दिख रही है, आप बुरी तरह हारने वाले हो। इनके कपड़े उतर जाते हैं। विद्या जी एक साथ मत बोलिए, आप तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। बड़ा सवाल आप देख रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या 2019 में किसी पार्टी को पूरा जनादेश नहीं मिलने वाला है। और सवाल इसलिए क्योंकि खुद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरफ से अविश्वास दिखाया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अब मैं राजीव रंजन जी आपके पास आना चाहता हूं। राजीव जी, यूपी में एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन है, बिहार में जेडीयू बीजेपी आरजेडी कांग्रेस वीआईपी का गठबंधन है, दक्षिण में बीजेपी एआईडीएमके कांग्रेस डीएमके का गठबंधन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो नहीं पाया। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और बयान देते हैं कि कोई एक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, तमाम जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं उनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आइए बैठिए, बात कीजिए, चिंतन कीजिए। अब आपको लग रहा है कि ऐसे हालात में जब 5 चरण के चुनाव निपट चुके हैं तो कोई पार्टी अगर ये सोच रही है कि 272 का जादुई आंकड़ा वो पार कर लेगी, तो वो अति आत्मविश्वास से नहीं है भरी हुई। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिस तरह से चंद्रशेखर जी की एक कमजोर सरकार देश को मिली, और उसके बाद आप देखें चाहे वो एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी हो या आप देखें आई के गुजराल की सरकार बनी, इन सरकारों का पतन कितनी जल्दी हुआ। और जब भी गठबंधन में कोई बड़ी पार्टी जो या तो मेजॉरिटी में हो या मेजॉरिटी के करीब हो, केवल टेक्निकली उसको जो मैजिक मार्क है उस तक पहुंचने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही है और उसके सहयोगी दल अलग अलग राज्यों में काफी मजबूत स्थिति में है। मैं अभी सुन रहा था नवाब मलिक साहब को, काफी सीनियर लीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर ये आकलन है तब तो आप ये 543 की लोकसभा नहीं, आप 1000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा देख रहे हैं। आप 75 एमपी बिहार और उत्तर प्रदेश में उम्मीद करते हैं।
मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, बिहार में 31 सीटें एनडीए की थीं और हम एक बड़ी छलांग उससे आगे बढ़कर लगा रहे हैं। यहां नामलेवा नहीं बचेगा, यहां आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और आरएलएसपी का। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के बारे में भी जनता जानती है। सुन लीजिए, इन्हें सीटें ज्यादा मिल जाए या कम मिल जाए, मुंह डाल के खाने वाले आप हैं। किसी सूरत में कांग्रेस को ये बहुत आसानी से सरकार को आगे नहीं ले जा पाएगी। क्या बांट रहे हो राजू रंजन जी? मिली जुली सरकारों में कहां चले जाइएगा नवाब मलिक साहब, मैं आपकी कहानी बता दूं। इंडिया में मुंह डाल के आप पिछली बार आपकी ओर से डोरे डाले जा रहे थे। अरे कौन है मलिक साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए देते हैं आप और देश को ज्ञान थे। सबसे बुरा हाल आपका हो रहा है नीतीश कुमार की दो सीटें का लिहाज कर रहा हूँ। आप जो शब्दावली आपकी है विकेट है और विभत्स है, ज्ञान बांट रहे हो। 1000 की लोकसभा आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि हरियाणा में मुंह डाल के खाने वाला दल सामने कटोरा लेकर के बारे में क्या बात कर रहा है? बैठी हुई थी। मैं हरियाणा के साथ कह रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने सीट नहीं आ रही है कि हरियाणा में जिस तरह से मुंह डाल हाथ मिला लिया और इसलिए चारों खारिज थी। और इस चुनाव के बाद कहा किस हरियाणा में हाथ डाल दीजिएगा मलिक साहब, इसका आपको खुद पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कहां आपके नेता आपको बेच देंगे मलिक साहब, इसका आपको पता नहीं है। संदेश मत दीजिए, आपका चरित्र हम लोग जानते हैं। शब्दावली मैं मलिक साहब आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप ऐसी शब्दावली प्लीज आराम से ऐसे शब्दों का निजी हमले नहीं, प्लीज बोल रहा हूँ नवाब मलिक साहब, नहीं निजी हमले नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग पर्सनल मत होइए प्लीज, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करो, पर्सनल मत होइए। और आप लोग ये समझिए, आप लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं, अभी लाखों लोग आप लोगों को देख रहे हैं। आप जो कहेंगे, जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसका समझिए कि असर क्या होगा। इसलिए आप दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे शब्दों के साथ बहस करें प्लीज। मेरी राय तय करने मुंह डाल के खाने वाला दल है आप कौन होते हैं? हरियाणा में मुंह डाल के खाते हो, पूरा बिहार देख रहा है ना। कटोरा ले करके देवेंद्र फडणवीस के दरबार में भिखारी की तरह बैठी हुई थी। 4 साल में 5 हरियाणा में मुंह डाल के खाया आपने। चलिए सवाल ये है, एक सेकंड नवाब मलिक साहब और राजीव रंजन साहब प्लीज शांत हो जाइए। सवाल ये है, राफेल पर नहीं आपने क्या किया, ये एनसीपी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया, एलजेपी ने क्या किया, आरएलएसपी ने क्या किया, ये सवाल नहीं है आज। सवाल ये है कि क्या किसी एक पार्टी को जनादेश, पूर्ण जनादेश नहीं मिलेगा क्या? और आप जानते हैं मैं शब्दों के एक सेकंड अब रुक जाइए प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। किसी को नहीं दे सकता। अब्दुल हाफिज गांधी आ रहा हूँ, रोहन गुप्ता आपके पास आ रहा हूँ। अब्दुल हाफिज गांधी, आप भीख मांगने की बात करोगे, कुकुर की तरह मुंह डालते हो हड़िया में। प्लीज नवाब मलिक साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, ये शोभनीय नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में बोला, मैं उनको अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश के बारे में बोला, मैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ज्यादा सीटें जीतेगा। हम आपकी तरह नहीं है कि 2014 में 2 सीटें निकाली और आज आपने जो है गठबंधन कर लिया उन पार्टी से जो आपका डीएनए खराब बता रहे थे। आज आप अपना मैनिफेस्टो निकालने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आप एक मुद्दों पे नहीं है। आपका ट्रिपल तलाक पे क्या व्यू है ये बताइए, आर्टिकल 44 पे आपका क्या व्यू है ये बताइए, आर्टिकल 370 पे आपका क्या व्यू है ये बताइए। आप सिर्फ इसलिए अपना मैनिफेस्टो नहीं निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोट आपसे खिसक ना जाए। अरे अपना मैनिफेस्टो लाने की हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं आप अपना मैनिफेस्टो लाने की हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं। सूप तो बोले आप छल्ली भी बोलने लगी। जिनका डीएनए खराब बताया आज आप उन्हीं के पाले में बैठे हुए हैं और करोड़ों की तादाद में आपने नाखून और बालों के सैंपल भेजे थे दिल्ली में। उनका क्या हुआ? 1,25,000 करोड़ रुपए का जो माननीय मोदी जी ने फंड देने की बात की थी बिहार को, जरा गिनाएंगे कितना फंड दिया? आज बिहार का स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ? आज आप उन्हीं के पाले में बैठे हैं जिनको बिहार का स्पेशल स्टेटस देना है। अरे राजीव रंजन जी बताइए, आप जैसा मौका परस्त तो कोई पार्टी नहीं हो सकती है और इसलिए शायद आपके नेता को पलटू राम कहा जाता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप एक-एक करके बोलिए प्लीज। वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका राजीव रंजन जी आपके पास भी मैं आऊंगा। आप सिर्फ सत्ता से लटकना जानते हैं, चिपकना जानते हैं। आप एक-एक करके सर प्लीज। अब्दुल हाफिज गांधी प्लीज, आपकी एकमात्र विचारधारा है। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। अब मैं रोहन गुप्ता के पास जाऊंगा। कहां पर है? नहीं, इस तरीके से अगर आप सिर्फ लड़ना चाहते हैं टीवी पर बैठकर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं लेकर आ रहे? गांधी साहब आप भी शांत होइए।
और आप भी राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, एक एक करके प्लीज। 370 पे अपना भी बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे के साथ सरकार आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता में जो है आप अंधे हो चुके हैं। अरे अपनी चिंता कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, आंकड़ा बता रहे हैं, अपनी चिंता कीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, आप शांत हो जाइए प्लीज। सब अपनी चिंता कीजिए सर, वो ज्यादा अच्छा है। अब्दुल हाफिज गांधी, चुनाव के बाद आप किसके साथ गठबंधन के साथ जाएंगे, ये चिंता ज्यादा जरूरी है। और जेडीयू को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, क्या उतनी हिस्सेदारी मिलेगी जितनी हिस्सेदारी बीजेपी को मिली है बिहार में, उतनी हिस्सेदारी सरकार में मिलेगी? अगर सरकार फिर से बन जाती है तो ये जेडीयू सोचे तो सब अपना अपना सोचेंगे तो सर अच्छा होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे तो जनता कहेगी कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर भाई सर एक सेकंड, अब रोहन गुप्ता बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए हैं। रोहन गुप्ता बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जिस प्रकार से डिबेट में सारी पार्टी के नेता ताल ठोक के बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। सवाल सिर्फ इतना है, सही बात। एक मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या उन्होंने इतने काम किए कि जनता उन पर भरोसा करे? आप अहंकार नहीं दिखा सकती है, देश की जनता है। मैं 2004 की आपको बात दिखा दूं, वाजपेयी जी की सरकार थी, इंडिया शाइनिंग की उन्होंने बात की थी, बहुत बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा किया, क्या हुआ? जनता जो सोचती है वो अपने कामों के बारे में सोचती है। जनता ये सोचती है कि मेरी आजू बाजू की दो दुनिया है, उसमें कितना परिवर्तन इस पार्टी ने किया। किसान क्या खुश है आज के देश में? आज युवा खुश है क्या? महिलाएं खुश है? छोटा व्यापारी खुश है? इस सरकार ने जिस प्रकार की उनकी नीति रही, वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, हर आदमी परेशान है। मुझे लगता है कि सरकार को अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, मोदी जी को अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जनता जनार्दन का जो फैसला है सबके सर आंखों पे होना चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूं कि देश की जनता परेशान है, वो एक विकल्प ढूंढ रही है। और जिस प्रकार से इनका अहंकार है, जनता ज्यादा गुस्सा हो रही है। जिस प्रकार से उनके बयान है, 2-3 दिन पहले आप देखिए जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, ये क्या चीज दिखा रही है? अगर उन्होंने काम किया होता तो अपने काम के बारे में बात करते, क्यों विपक्ष के लिए खराब बयान बोलते, क्यों दूसरे के बारे में खराब भाषा का उपयोग करते? ठीक है रोहन, यही चीज ठीक है। राजीव जेटली जी, खो चुके हैं। काम जो आपने किया उससे ज्यादा आपको अनुमान है कि सीट आ जाएगी क्या? काम के बारे में बात नहीं करते। ये रोहन गुप्ता की बातों का सार यही है कि आपने जितना काम किया है या नहीं किया है उससे ज्यादा आप अनुमान लगाने की सीट हासिल कर लेंगे। देखिए विद्या जी, पहली बात ये देखिए, 2014 से पहले जब आप कोई अखबार उठाते थे, न्यूज चैनल चलाते थे, सुबह सुबह आपके सामने क्या होता था? इतना खा गए, इतना खा गए, इतना पी गए, इतना खा गए, ये लूट लिया, ये लूट दिया, यहाँ मार, यहाँ काट। इसके अलावा कुछ सुना था आपने? कहीं आतंकवाद, कहीं भ्रष्टाचार, इन ये सब राफेल में खा गए, आप चर्चा नोटबंदी में खा गए, जीएसटी में खा गए, पेट्रोल डीजल में खा गए, नीरव मोदी में खा गए। इनसे बुलवा लो। आपने क्या नहीं खाया? रोहन जी प्लीज सुनिए, आपको मौका मिले ना। रोहन जी आपको पूरा मौका दिया मैंने, अब जरा सुन लीजिए। राजीव जेटली को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। राजीव जेटली। एक्चुअली क्या है, रिजल्ट साफ जैसे जैसे पास आता जा रहा है, किसी ने इनके मुंह में लाल मिर्चें डाल दी हैं, लाल मिर्चें नहीं, लाल चींटियां डाल दी हैं, वो काट रही हैं अंदर इनको। तो वो काट रही है क्योंकि अब इनको पता सत्ता से बहुत बाहर जा चुके हैं, वो 40-45 क्रॉस करने वाले नहीं है, तो इसलिए इनकी बुखार बात करके आ रही है। हाँ, अब मुद्दे की बात ये है, मुद्दे तो आपकी है। अरे आपके मुंह में लाल चींटियां डली हुई हैं। आपके सारे अलायंस के पार्टनर देखो, जब से डिबेट में बैठे बोलते ही चले जा रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मुद्दे की बात एक भी नहीं कर रहे। ये मोदी जी की भाषा ले डूबेगी और आपके जैसे प्रवक्ता की भाषा, इसीलिए जनता के बारे में बात करने इसमें बताइए, नौकरी का क्या हुआ? रोहन जी सुनिए, बता दीजिए। रोहन गुप्ता मैं तो इनके बीच में एक बार भी नहीं बोला था, 70 कलम मैं तो इनके बीच में एक बार भी नहीं बोला था इन भ्रष्टाचारियों की। इंतजार कीजिए अपनी बारी का, मैं तो इनके बीच में एक बार भी नहीं बोला था। अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना रोहन गुप्ता प्लीज। ये कोई तरीका है क्या? आप बोले थे, ये कोई तरीका है क्या डिबेट करवाने का? रोहन गुप्ता जी प्लीज एक सेकंड। राजीव मैं बात कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। राजीव जेटली, ये आपकी भी तकलीफ नहीं है, आप इनकी आवाज रोहन गुप्ता जी प्लीज, ये चैनल की तकलीफ नहीं है, सर एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। अभी राजीव जेटली बोलेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा रोहन गुप्ता, तो आप बोलिएगा। राजीव जेटली अपनी बात पूरी कीजिए। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, देखिए जो भी अलायंस के इनके गठबंधन के साथियां, अभी तो गठबंधन ही कोई क्लियर क्लैरिटी नहीं है। एक दो पार्टनर आपस में एक दूसरे को कहते हैं मैं इनका विरोध करता हूं, उसके बावजूद हर आदमी प्रधानमंत्री को स्वप्न लिए बैठा है। ये भी चल रहा था कुछ वक्त तक, ये भी चल। अरे बात तो सुनिए,
मैं तो बता रहा हूं, किसान से लेके किसान को किसने ठगा? आपने। गरीब को किसने ठगा? आपने। आपने कहा स्वास्थ्य योजनाएं देंगे, उनको किसने ठगा? आपने। देश को किसने ठगा? आपने। भ्रष्टाचार किसने किया? आपने। कोयला किसने खाया? आपने। 2G किसने खाया? आपने। पानी किसने खाया? आपने। भ्रष्टाचार किया आपने। आतंकवादियों से देश की जनता को मरवाया आपने। आतंकवादियों के जनाजों पे आंसू बहाए आपने। हर तरीके से इस देश को बर्बाद किया, और यहाँ पे बैठ के अब हमें बता रहे हैं कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। अब मुद्दे की बात है, को बर्बाद किसने किया? विद्या जी मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकता। कौन से जैसे ये, अरे भाई मत कीजिए, आप इनकी आवाज डाउन कीजिए, आप इनकी आवाज डाउन कीजिए। इनके मुंह में तो किसी ने लाल चीटियां डाली। ये अच्छा भी नहीं लगता ना साहब। रोहन गुप्ता जी, प्लीज, ये अच्छा भी नहीं लगता। आप एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, समझ में आता है क्या? कुछ ये शोर मचा रहे हैं, क्या कुछ समझ में आता है सर? शोर मचाने से क्या होता है सर कि जनता भी समझ नहीं पाती, डिबेट आगे नहीं बढ़ पाता। सीधा एक ही मतलब है। राजीव जी 30 सेकंड में आप अपनी बात कीजिए, उसके बाद रोहन गुप्ता 30 सेकंड आपको दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड। सीधा एक ही मतलब, जब आदमी शोर मचा रहा हो तो उसका सर आप समझिए, जब शोर मचना शुरू हो जाए तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप जो पिछली बार जितनी सीटें लेके आए थे अब वो भी टच नहीं कर रहे हैं। ये अब बौखलाहट यहां निकल के आ रही है। अब ये शोर मचा के जनता का कोई अंगूठा तो दबा नहीं सकते हैं कि आप वोट मत दीजिए। ये केवल डिबेट के अंदर हमारी बात दबा सकते हैं कि ये अपनी उपलब्धियों की चर्चा ना करें, हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर कोई चर्चा ना हो। राजीव जी, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करके 2014 में आपने जनादेश हासिल किया, लेकिन इस 5 साल में ऐसा क्या हुआ है कि इस बार भी आपको उसी तरह का जनादेश मिले? ये सवाल पूछ रहा है आज पूरा देश, और मैं भी पूछ रहा हूं आपसे कि आखिर इन 5 सालों में जो आपने किया वो गिनवाइए ना सर। 2014 तक जो हुआ उसके बदले जनता ने जवाब दे दिया है कांग्रेस को। अब बारी आपकी है, आपके पास मैं आता हूं, अब दोबारा आऊंगा। नहीं राजीव जेटली जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। 30 सेकंड रोहन गुप्ता आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नवाब मलिक आपके पास। आप मेरे से जवाब लेके गई। आऊंगा, मैं आ रहा हूं ना राजीव, आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा, आ रहा हूं मैं आपके पास। आप गिनवा दीजिएगा, आप गिनवाइएगा। 1 सेकंड रुकिए। उनके लिए कुछ बोलने के लिए शोर मचाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे शोर मचा के डिबेट निकालनी है तो कोई फायदा नहीं है। वो बोलेंगे, मैं भी बोलता चला जाऊंगा, क्योंकि चौकीदार चोर है, ये देश की आवाज है। मैं भी बोलता चला जाऊंगा, बोलते चले जाए। ये चोर है, कोई तरीका नहीं है। शोर मचा रहे हैं। 5 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने, ये कोई तरीका नहीं है। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। तो पूरा खानदान है आपका। आप दोनों की आवाज में कम कर रहा हूं, आप दोनों की आवाज में कम कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, आप दोनों की आवाज में कम कर रहा हूं। प्लीज, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं लगता। नवाब मलिक के पास मैं जाऊंगा, नवाब मलिक के पास मैं जाऊंगा। आप दोनों की आवाज में कम कर रहा हूं प्लीज। बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप दोनों एक दूसरे की बात सुने, लेकिन सुन नहीं रहे। नवाब मलिक साहब क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सच्चाई है कि देश में दोनों गठबंधन, जो एनडीए का है या यूपीए का, ये दोनों गठबंधन बहुमत के करीब नहीं जा रहा है। ये सच्चाई है। टीएमसी हो, सपा बसपा हो, कहीं ना कहीं टीआरएस जैसे दल हो या नवीन बाबू हो, इन लोगों की भूमिका रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। और हमें लगता है देश कहीं ना कहीं एक गठबंधन सरकार के बिना आने वाली सरकार नहीं बनेगी। इसके संकेत बीजेपी भी दे रही है, इसके संकेत कांग्रेस के लोग भी दे रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। अब देखते हैं किसके साथ लोग खड़े होंगे, लेकिन ये बात सच है कि बहुमत एनडीए को नहीं मिल रहा है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। चलिए राजीव जी, अब बोलिए, जवाब दीजिए। 5 साल में, आज तो जनता ये पूछ रही है ना राजीव जी कि 5 साल में आपने क्या किया, ये बताइए। आप गिनाने लगते हैं, आप बताने लगते हैं कि 2014 तक कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस के नेता बैठे हुए, मैं उनसे पूछ लूंगा कि इस 5 साल में विपक्ष में रहते हुए आपने क्या किया, लेकिन आप 5 साल का जवाब दीजिए जिसके दम पर आप दावा कर रहे हैं कि 272 का आंकड़ा पार कर लेंगे। मैं जवाब तो देने दीजिए। जी सर, जवाब दे। अरे जवाब तो आप ही पूछते रहेंगे, मुझसे कब पूछेंगे? आप ही बोलते जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा इस देश के अंदर 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हम नहीं कहते, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहता है। इस देश में पहली बार कश्मीर के अंदर से कुछ जगहों से आतंकवाद का खात्मा हुआ है। हम नहीं कहते, आर्मी कहती है। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को बिजली दिए, पानी दिए, किसानों को एमएसपी दिए। हम नहीं कहते हैं। हर बार ये वायदे करते आए ना, स्वास्थ्य बीमा के ऊपर वायदे करते आए, बताइए 2004 से लेकर 2009 तक के। लेकिन वो वायदे पूरे नहीं करे। वो भी किसने करे? आके देश के प्रधानमंत्री ने करे। इस देश का व्यक्ति आज दुनिया में अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति मानता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति मानता है। किसकी वजह से? देश के मजबूत नेतृत्व की वजह से। अब आप बताइए 2014 से पहले अगर कभी भी इस देश की चर्चा होती तो किस बात पे
होती थी कि गांधी परिवार खा गया, भ्रष्टाचार कर गया, इतना लूट लिया, इतना मंत्रियों के साथ मिलकर खा गया, इतने आतंकवादी मार गए, इतने लोग यहाँ पे कत्लेआम कर दिए, इतने सड़कों पे आतंकवादी हो गए, इतना तुष्टीकरण कर दिया। बताइए, मैं केवल ये बोलता हूँ, बिजली पानी सड़क, बिजली पानी सड़क, किसान मजदूर जवान, एक भी ऐसी चीज। अरे भैया, अरे भैया क्या हुआ, अरे भैया क्या हुआ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, काउंटर करो ना, काउंटर करो ना किसी बात पे। अरे कुछ नहीं बोलो, हमने सेनाओं के लिए ये किया था, बोल के दिखाओ, हमने किसान के लिए किया था, बोल के दिखाओ, हमने मजदूर के लिए किया था, बोल के दिखाओ ना यार, क्यों शोर मचा रहे हो? राजीव जी, छोटा लाल चीटी है ना मुंह में, दिक्कत ये है, लाल चीटी है तुम्हारे मुंह में, नोटबंदी एक भी ढंग की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बैंड बजा दी, एक भी ढंग की बात नहीं करेंगे, लाल चीटी है। राजीव जेटली जी, अगर अब आप शांत हो जाएं, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं रोहन गुप्ता से ले लूंगा। राजीव जी, अगर आप शांत हो जाएं तो रोहन गुप्ता से मैं जवाब लूंगा। कुछ नहीं किया आपने, ले लूं जवाब, बताइए। रोहन गुप्ता तो बीच में शोर मचा रहे हैं, मुझे जवाब कहां देने दिया आपने? सर मैं तो कहो मुझे, आप एक भी बात पे काउंटर कर दे, सेनाओं के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, आपने सवाल उठाया ना सर, दोबारा रिपीट करने से वक्त खराब होगा ना सर। राजीव जी, दोबारा आप सवाल वही उठाएंगे, दोबारा वही बात करेंगे, वक्त खराब होगा, इसलिए आप सुनिए रोहन गुप्ता जो कह रहे हैं। चुनौती देता हूं, लेकिन इसका जवाब लीजिएगा। ठीक है, मैं ले रहा हूं सर, अभी ले रहा हूं। बताइए रोहन गुप्ता, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे आपने उनको पूछा कि देश की जनता आपको क्यों वोट दे, 3 सेंटेंस की बात में वापस आ गए। अरे यही इनकी असलियत है, आप नकारात्मक राजनीति पर वोट नहीं पा सकते हो। अगर आपने काम नहीं किया है, जनता वोट नहीं देगी। आपका मैनिफेस्टो लेके बैठे राजीव जेटली, 124 प्रॉमिस किए थे, एक भी नहीं निभाया आपने। क्या हुआ राम मंदिर का, 370 का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख का क्या हुआ? ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। जनता देख रही है सर। राजीव जी, आपको भी और पकौड़ा बिछड़ा दिया आपने। नहीं, आप दोनों को, रोहन गुप्ता आपको भी और राजीव जी आपको भी जनता देख रही है, और जनता फैसला कर भी रही है, क्योंकि चुनाव अभी चल रहे हैं, तो जनता फैसला भी कर रही है, और जनता ये तय कर देगी 23 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे कि किसने क्या किया, कितना किया, क्यों किया, और जनता को उससे फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आखिरी कमेंट, गांधी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, आखिरी कमेंट। इनसे भी ले लीजिए जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 में मोदी जी फ्रेश आए थे, बहुत वादे करके आए थे, एस्पिरेशंस दिखाए थे, युवाओं को ड्रीम दिखाए थे, लेकिन आज मोदी जी के पीछे विफलताएं हैं, आज टूटे हुए सपने हैं, बेरोजगारी है, कमजोर अर्थव्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की गई हैं। ये सारे के सारे इशू हैं। ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, 74% लोग आज गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। ये जो है स्वस्थ भारत में जो है शौचालय की बात करते हैं, जहां 95% जो है शौचालयों में पानी की सुविधा मुहैया नहीं है, और 2 गड्ढे के जो है शौचालय बना दिए गए हैं। तो फर्जीवाड़े के नाम पर अगर आप आना चाहते हैं, तो देश की जनता आपको जानती है, आपको देख रही है, और एंटी इनकम्बेंसी है। ज्यादातर जगह इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिसको ये क्लेम करते हैं। अरे जेटली जी, आप किसी को बोलने देंगे कि नहीं? चलिए सर, वक्त आज इतना ही है, आप बोलेंगे, वक्त इतना ही है, माफ कीजिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दावे अपनी जगह हैं, विश्वास और अति विश्वास अपनी जगह है, और कम विश्वास भी है जो पार्टी के भीतर से ही बाहर उनके नेताओं के बयान के जरिए ही आ रहा है। अब सवाल यह है कि जनता किसे नेतृत्व देती है अपना, 23 तारीख को यह पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल में आप सभी मेहमानों का हिस्सा लेने के लिए। का आरोप लगाया